सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास की श्रृंखला को कुछ अल्पाविराम देने के बाद में आज हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के बाद के शासकों की। और महाराणा कुंभा के बाद के जो शासक रहते हैं उनमें महाराणा उदा और महाराणा रायमल की जो है आज अपनी बात करते हैं। तो महाराणा रायमल जो है इनका काल रहता है 1473 से 1509 जो है इनका काल रहता है। महाराणा रायमल ये प्रसिद्ध शासक रहते हैं महाराणा कुंभा के बाद में। इससे पूर्व जो शासक बनते हैं महाराणा कुंभा के बाद में और महाराणा रायमल से पहले वो बनते हैं महाराणा उदा, जिनके बारे में कुछ एक फैक्चुअल जो तथ्य हैं वो अपने को ध्यान रखनी है, फैक्चुअल बातें ध्यान रखनी है। महाराणा उदा और इनका काल रहता है 1468 से लेकर के 1473 जो है इनका काल रहता है। दोस्तों, इनके बारे में जो है हमें कुछ एक बातें ध्यान रखनी है, जैसे ये मेवाड़ के प्रथम पितृहंता थे। मेवाड़ के प्रथम पितृहंता इनको कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। इन्होंने जो है महाराणा कुंभा की हत्या की थी। अपने पिता महाराणा कुंभा की इन्होंने हत्या की है। उसके अलावा इनकी जो मृत्यु है जंगल में बिजली गिरने से इनकी मृत्यु होती है। तो ये तीन जो बातें हैं, फैक्चुअल बातें, इनके बारे में ध्यान रखनी है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में यही जो बातें हैं इनसे पूछी जाती है। महाराणा उदा जो है मेवाड़ के प्रथम पितृहंता इन्हें कहा जाता है। महाराणा कुंभा की हत्या इन्होंने की है और बिजली गिरने से इनकी मृत्यु होती है। अब इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराणा रायमल। महाराणा रायमल की जो है इतिहास में कुछ एक उपलब्धियां रही है और कुछ एक इनकी भूल रही है। पहले बात करते हैं उपलब्धियों की। इनकी जो उपलब्धियां रही है वो रहती है कि ये मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 3 कुओं का निर्माण करवाते हैं। इन्होंने ये करवाते हैं। इनमें राम, शंकर, समय, संकटा ये 3 कुएं थे। ये इन्होंने मेवाड़ में निर्माण करवाए हैं। उसके अलावा इनकी पत्नी थी श्रृंगार देवी, जिनका विवाह जो है महाराणा रायमल के साथ में आवल बावल की संधि के तहत होता है। और ये श्रृंगार देवी जो है ये चित्तौड़ में क्या करवाती है, गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाती है। गोसुंडी की बावड़ी का इन्होंने निर्माण करवाया है। तो ये कुछ एक अलग जो है इनकी उपलब्धियां हैं। उसके बाद में इनकी भूल जो थी, सबसे बड़ी भूल इनकी रहती है वो रहती है कि इन्होंने जो है अपने जीवन काल में जो है मेवाड़ के भावी उत्तराधिकारी जो है वो घोषित इन्होंने नहीं किया, निश्चित घोषित नहीं किया कि इनके बाद में उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यही जो है इनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। और इसी भूल के कारण जो है मेवाड़ का जो है प्रसिद्ध उत्तराधिकार संघर्ष होता है। उत्तराधिकार संघर्ष जो है इनके काल की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और ये उत्तराधिकार संघर्ष जो है इनके पुत्रों, इनके भाई और इनके खुद के चाचा के मध्य होता है। दोस्तों, महाराणा रायमल जो है इनके 13 पुत्र थे। इनके पुत्र थे 13 और इन 13 पुत्रों में जो है 3 पुत्र जो है मुख्य माने जाते हैं। सबसे बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज और पृथ्वीराज के बाद में जयमल और जयमल के बाद में महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ये तीनों जो है शासन पाने की इच्छा जो है ये रखते थे। इनमें महत्वाकांक्षा ज्यादा थी शासन की। उसके अलावा
इनके चाचा सूरजमल और महाराणा रायमल के भाई सारंगदेव भी जो है इस उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लेते हैं। उत्तराधिकार संघर्ष जो है इसमें ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। अपने कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो उत्तराधिकार संघर्ष है वो इनके 3 पुत्रों के मध्य ही होता है। महाराणा पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और महाराणा सांगा के मध्य जो है ये उत्तराधिकार संघर्ष होता है। उस समय ये महाराणा नहीं थे, ये संग्राम सिंह या सांगा जो है इनका नाम था, शासक नहीं बने थे। तो परोक्ष रूप से इनके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है। दोस्तों ये पृथ्वीराज जो है ये वीर थे और ये कहते थे स्वयं को कि मैं सबसे बड़ा हूं और भावी जो राजा है वो मैं बनूंगा और मेरे में जो है भावी राजा बनने की सभी गुण विद्यमान है। और ये ऐसे कह करके जो है अन्य जो राजकुमार थे उनको ये चिढ़ाया करते थे। और जयमल जो है ये कोई खास योग्यता नहीं रखते थे, इनमें योग्यता का अभाव था। उसके अलावा जो महाराणा सांगा है ये सबसे छोटे थे लेकिन राजा बनने की ये कामना करते थे और ये चाहते थे कि मैं मेवाड़ की जो है वो सेवा करूं किसी भी रूप में। तो इनमें देशभक्ति जो है कूट कूट कर भरी थी और ये वीर थे, साहसी थे, बुद्धिमान भी थे। ये सारे जो गुण हैं इनमें कूट कूट कर भरे थे। इन गुणों के सामने पृथ्वीराज जयमल के जो गुण थे वो बिल्कुल जो है छोटे दिखाई देते थे। अब आगे बढ़ते हैं अपने कि होता क्या है। दोस्तों उत्तराधिकार संघर्ष जो होता है, इस उत्तराधिकार संघर्ष में एक रोचक कथानक जो है अपने को मिलता है पढ़ने को। और उस रोचक कथानक के बारे में हम बात करें तो बताया जाता है कि एक बार पृथ्वीराज, जयमल और सांगा ये तीनों जो है अपने राज्यों को जानने के लिए, भविष्य में मेवाड़ का शासक कौन होगा यह जानने के लिए ये ज्योतिषी के पास में जाते हैं और उस ज्योतिषी से पूछते हैं कि भविष्य में मेवाड़ का शासक कौन होगा। तो वो ज्योतिषी जो है वो महाराणा सांगा की ओर संकेत करता है, बताता है कि राजयोग जो है वो महाराणा सांगा के भाग्य में लिखा है। अब पृथ्वीराज और जयमल ये इस बात को गलत साबित करने के लिए, जो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है, जो बात बताई है उसको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो तलवार निकालते हैं और तलवार से सांगा पर जो है वार करने का प्रयास करते हैं। और इसी दौरान जो है तलवार की हुल जो होती है उससे महाराणा सांगा की एक आंख चली जाती है। इसी बीच में महाराणा रायमल जो है इनके भाई आते हैं, इनके चाचा आते हैं सारंगदेव, और वो सारंगदेव जो है वो इनको समझाते हैं और कहते हैं कि ये जो भविष्यवाणी इन्होंने की है ये जरूरी नहीं है कि सत्य ही हो। हम चलते हैं एक भीमल गांव की चारण जाति की महिला है जो सटीक भविष्यवाणी करती है, एक जो है भविष्य वक्ता है, वो उनके पास में हम जाते हैं। तब तीनों इकट्ठे होकर के फिर जाते हैं, पीछे पीछे रायमल, आगे आगे पृथ्वीराज, उनके बाद में जयमल, फिर सांगा, फिर सारंगदेव, ये जाते हैं। अब पृथ्वीराज जाकर के सबसे आगे बैठ जाता है, उसके बाद में जयमल बैठ जाता है। अब सांगा जो है पीछे बैठता है इस तरीके से, जैसे ये यहां बैठ गया सबसे आगे पृथ्वीराज, ये जयमल बैठ गया और ये यहाँ इसकी जो चारण महिला है उसका आसन है। और पीछे पीछे बैठ जाती है। बाघ की एक खाल बिछी होती है, बाघ की खाल जो है वो बिछी होती है और उस पर जाकर के जो है महाराणा सांगा बैठ जाते हैं और कुछ एक हिस्से पर जो है ये बैठ जाते हैं सारंगदेव। जैसे ही चारण जाति की जो महिला थी भीमल गांव की, वो आती है और भविष्यवाणी करती है कि महाराणा सांगा जो है ये मेवाड़ के शासक होंगे। अब दो जो है वो भविष्यवाणी सच हो गई। जो भविष्यवाणी है उनमें बताया जाता है कि सांगा जो है मेवाड़ के भावी शासक होंगे। अब पृथ्वीराज, जयमल जो है इनके पीछे हो लेते हैं और इसी कड़ी में जो है सारंगदेव और पृथ्वीराज के मध्य भी संघर्ष होता है छोटा सा, लेकिन जैसे तैसे करके जो है अपने महाराणा सांगा जो है ये यहाँ से भाग जाते हैं।
और महाराणा सांगा भाग जाते हैं। जयमल इनके पीछे होता है। एक गांव था सेवेंत्री गांव। सेवेंत्री गांव में एक राठौड़ था, बीदा राठौड़। बीदा राठौड़ जो है ये यहाँ जो है रूप नारायण जी के दर्शन करने आए हुए थे। मंदिर है एक सेवेंत्री गांव में, और बीदा राठौड़ जो है इनको शरण देता है। और बीदा राठौड़ जो है जयमल सी सेना थी उससे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में जो महाराणा सांगा जो है ये चले जाते हैं अजमेर की तरफ। और अजमेर में श्रीनगर एक गांव है, यहाँ का जो है था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार जो है ये महाराणा सांगा को शरण देता है। और महाराणा सांगा जब तक शासक नहीं बनते तब तक अज्ञातवास में ये यहाँ श्रीनगर में ही रहते हैं, करमचंद पंवार के पास। अब दोस्तों देखिए, अज्ञातवास में जो है ये महाराणा सांगा यहाँ रह रहे हैं श्रीनगर गांव में। ऊपर उसके बाद इनके बाद में पृथ्वीराज और जयमल का क्या होता है और ये किस तरीके से बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि टोडा का शासक था राव सुल्तान। टोडा का उससे लल्ला खां पठान जो है एक व्यक्ति था, वो क्या करता है टोडा जो छीन लेता है। और ये राव सुल्तान जो है ये शरण में आ जाता है किसकी, रायमल की। ये रायमल की शरण में आ जाते हैं। और इनकी जो एक पुत्री थी ताराबाई। ताराबाई जो है इनकी पुत्री थी। और ये ताराबाई जो है अत्यधिक सुंदर थी। और ये भी कहा जाता है कि रानी पद्मिनी के बाद में इनकी सुंदरता जो है वो सबसे अधिक थी। अब ये टोडा के जो राव सुल्तान है ये महाराणा रायमल के दरबार में रह रहे हैं। अब इसमें जयमल जो है ये ताराबाई की जो सुंदरता है उसको देख करके कहते हैं कि मैं जो है ताराबाई से विवाह करने के लिए तैयार हूं। और ये बाद में टोडा के राव सुल्तान से जो है जबरदस्ती करने का भी प्रयास करते हैं। कुछ एक जो है बातें भी कहते हैं कि आप हमारे शरण में आए हुए हो और हमें भी आंख दिखा रहे हो। उसके बाद में टोडा का जो राव सुल्तान है वो क्या करता है कि इसकी हत्या कर देता है, जयमल की। इसकी हत्या कर दिए। अब ये यहाँ एक जो है कम हो जाता है। दोस्तों जयमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी हत्या जो सोलंकियों द्वारा की गई थी। सोलंकियों से युद्ध करता हुआ ये मारा गया, ये भी इनके बारे में कहा जाता है। अब उसके बाद में बचते हैं पृथ्वीराज। अब ये कहा जाता है कि सारंगदेव की जो हत्या है वो पृथ्वीराज ने पहले ही कर दी थी। और सूरजमल जो है ये मेवाड़ छोड़कर की जो है प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र था, कांठल का जो क्षेत्र था, वहां जाकर के ये बस जाते हैं। अब पीछे बच जाते हैं अकेले पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज जो है इनको जो है महाराणा रायमल इस सारा संघर्ष जो चल रहा था, इस उत्तराधिकार संघर्ष के बाद में मेवाड़ से ध्यान रखना है, निकाल देते हैं। लेकिन जब इनके स्वास्थ्य में जो है कुछ एक बीमारियां इनको घेर लेती हैं, तो ये क्या करते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया को जो है पुनः मेवाड़ में बुलाते हैं। और पुनः मेवाड़ में बुलाते हैं। और इसी समय जब ये मेवाड़ में आ रहे थे तो पृथ्वीराज जो सिसोदिया है इनको एक पत्र आता है। और वो पत्र आता है इनकी बहन आनंदबाई का, और उनकी शादी की हुई थी सिरोही के शासक जगमाल के साथ में। और वो जगमाल जो है वो आनंदबाई को जो है तंग किया करते थे। और इसी को सुधारने के लिए जगमाल को पृथ्वीराज जाते हैं सिरोही की तरफ। और सिरोही की तरफ जाते हैं तो जगमाल को ये धमकाते हैं और समझाते भी हैं, यहाँ तक कि उसको मारने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन आनंदबाई के कहने पर जो है ये उसको क्षमा कर देते हैं। लौटते वक्त क्या होता है कि जो जगमाल है वो पृथ्वीराज सिसोदिया को जो है कुछ एक विषाक्त लड्डू देते हैं। और उस लड्डुओं में जहर होने के कारण, विषाक्त लड्डू को खाने के कारण जो है पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। इनसे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इन्हें कहा जाता है उड़ना राजकुमार। इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है।
इनकी जो बहन थी, सॉरी इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, ध्यान रखना है कि इनकी जयमल की हत्या के बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इनकी ताराबाई के साथ में शादी हो जाती है एक शर्त पर, और वो शर्त थी कि टोडा जो है वो राव सुल्तान को तो जो दिलाएगा उसके साथ में शादी होगी, और पृथ्वीराज जो है ये इन्हें टोडा दिला देता है और उसके बाद में इनकी शादी होती है। अब ताराबाई की जो शादी होती है इनके साथ में और ये इनकी पत्नी बन जाती है, तो अजमेर का जो दुर्ग है उनका नाम जो है ये तारागढ़ दुर्ग कर देते हैं। तारागढ़ दुर्ग जो है इन्होंने अजमेर दुर्ग का नाम कर दिया है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इनकी 12 खंभों की जो छतरी है, 12 खंभों की छतरी, ये छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो ये था उत्तराधिकार संघर्ष, और किस तरीके से उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान जो है महाराणा सांगा जो है उनके लिए जो है शासक बनने की जो मार्ग जो है वो प्रशस्त होते हैं, वो सारी क्रियाविधि इस तरीके की रहती है। अब उनके बाद में पृथ्वीराज के समाप्त होने के बाद में, जयमल के मृत्यु के बाद में जो शासक बनने योग्य जो थे वो रहते हैं अपने सांगा, और सांगा को जो है महाराणा रायमल जो है वो बुला लेते हैं अपने अंतिम जीवन, जब उनके नजदीक आते हैं, अंतिम समय उनका नजदीक आता है, तो महाराणा सांगा को जो है ये महाराणा रायमल बुला लेते हैं और मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो है इन्हें घोषित कर देते हैं, और उनके बाद में शासक बनते हैं महाराणा सांगा रायमल के बाद में, और इनका काल रहता है 1509 से लेकर के 1528 तक। ये राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत के जो है ये प्रसिद्ध शासक रहते हैं महाराणा सांगा। इनकी हम बात करेंगे, विस्तृत चर्चा अपने करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात जो करेंगे वो महाराणा सांगा की करेंगे। धन्यवाद।